हेलो दोस्तों। क्या हाल है भाई? क्या चल रहा है? कैसा चल रहा है सब कुछ? तो चलिए बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। इसमें हमने अपना IUPAC पढ़ लिया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, जिसमें हमने चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स, रिंग चेन आइसोमर्स एंड एट द एंड हमने पढ़ा था टॉटोमर्स। तो हमारा इस तरह स्ट्रक्चरल आइसोमर ख़त्म हो गया। उसमें थोड़े से मेंस के PYQ और एडवांस के 2-4 PYQ होंगे, वो कर लेना। होपफुली सारे हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है जिससे तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन रुके। सारे कॉन्सेप्ट्स तसल्ली से बताए गए हैं। ठीक है, अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा था, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, ठीक, एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला वाज डिफरेंट। बट इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म molecular formula is same and structural formula is same. Then what's the difference between any two stereoisomers? ठीक है, तो देखो होता क्या है, स्टीरियोआइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट द ओरिएंटेशन ऑफ द एटम्स इज डिफरेंट। एंड इफ द ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन स्पेस इज डिफरेंट, देन वी कांट ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, तो हम उनको स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल देख लो, इसमें क्या है, ये जो देखो, ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, मान लो मैं इधर XYZ प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक, ये तुम्हारा हो गई Y एक्सिस, एंड दिस वन इज Z एक्सिस, एंड दिस वन इज X एक्सिस। ठीक है, तो अगर तुम्हारा जो डबल बॉन्ड है, अगर तुम्हारा डबल बॉन्ड मान लो XZ प्लेन में है, तो कुछ ऐसा करके होगा XZ प्लेन में। ठीक है, एंड जो तुम्हारे ये डबल बॉन्ड से ये वाले जो बॉन्ड्स कनेक्टेड रहते हैं ना, ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन में रहते हैं, मतलब ये होंगे तुम्हारे बाई एक्सिस के अलोंग। इधर एक CH3 होगा, इधर होगा एक CH3, एंड इधर होगा एक हाइड्रोजन, एंड इधर होगा एक CH3, एंड इधर होगा एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये तुम्हारा मान लो, ये वाला अगर हम येलो मान लें, येलो मॉलिक्यूल हमारा हो गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं अपना रेड मॉलिक्यूल, दिस वन इज रेड। ठीक है, ये मैं बनाता हूँ इसके आगे ही। डबल बॉन्ड तुम्हारा कौन से प्लेन में है? XZ प्लेन में। ठीक, ये तुम्हारा बन गया डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड। XZ प्लेन में पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब क्या है, H तुम्हारा बाई एक्सिस के अलॉन्ग है H, इधर ये CH3 है, फिर इधर ये क्या है तुम्हारा CH3 है, ये तुम्हारा है हाइड्रोजन। अब तुम कुछ भी कर लो, इनको तुम ओवरलैप नहीं करा पाओगे। देखो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C एंड H8, इसका भी है C4H8, बट द ओरिएंटेशन इन स्पेस इज डिफरेंट। तो वही मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, बट डिफरेंट ज्योमेट्री हो या डिफरेंट ओरिएंटेशन हो, उनको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है स्टीरियो आइसोमर्स? तो अब हम देखेंगे कि हमने स्टीरियो आइसोमर्स को 3 पार्ट्स में मेजरली डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सेकंड वन इज रोटामर्स, एंड द थर्ड वन इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, इसको हम आज के लेक्चर में आधा खत्म कर लेंगे, देख लेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता क्या है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, वो सब काउंट करना सीखेंगे, क्योंकि सेम टाइप का कॉन्सेप्ट एडवांस में भी आता है, एंड सेम टाइप के सिंपलर क्वेश्चंस जेई मेंस में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अभी हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते क्या हैं। अपने आप में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी एक अच्छे वेटेज वाला टॉपिक है, सो हम इसको अच्छे से एंड तसल्ली से पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता क्या है। देखो भाई,
इसमें क्या होता है ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की पहचान है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है वो मैं बता दूं। देखो, हमने देखा था कि ये हमारी एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, जेड बाई एक्स। एंड अब मैं इसके अलोंग ले ले रहा हूँ, मान लो आर, इसके अलोंग ले लिया मैंने, ये जो भी है मान लो इसको हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, इनको हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक। इधर ले ली मैंने हाइड्रोजन। फिर ये तुम्हारा हो गया पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है। पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर होता है, ये दो, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, साइड साइड बॉन्ड्स, ये साइड ब्रांच जो भी बोलो इनको, उनके परपेंडिकुलर होता है ये जो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, एंड इधर हो जाएगा अल्काइल ग्रुप। अब देखो भाई, क्या इसको देखो, अब तुम देखोगे कि कहोगे कि सर ये वाला जो ए मॉलिक्यूल है और ये बी मॉलिक्यूल है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को ऐसे करके रोटेट कर दूं, या रुको, या तुम बोलोगे कि मैं इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन को ऐसे करके रोटेट कर दूं, तो फिर ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा एंड आर इधर आ जाएगा, तो फिर ए और बी दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब ही यही है कि तुम उसको रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखो पाई बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड अगर होता ना, देखो सी एच आर, और इधर मान लो बी आर ले लो, ठीक है, और ये सी, इधर तुम्हारा आर, क्लोरीन आयोडीन होता ना, सिंगल बॉन्ड को तुम रोटेट कर सकते हो, लेकिन डबल बॉन्ड या जो पाई बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, उसको तुम रोटेट नहीं कर सकते। तो वही चीज है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, उसी को बोलते हैं कि तुम उसको रोटेट नहीं कर सकते। तो उस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जो भी आइसोमेरिज्म काउज कर रहा है उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड के अलावा भी कुछ स्पेसीज होती हैं जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करती हैं और जिनकी हेल्प से हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तुम समझ गए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता क्या है। डबल बॉन्ड जिसको हम रोटेट करके पिछली फॉर्म में, देखो कोई भी कंपाउंड दिया है, उसके डबल बॉन्ड को हम रोटेट करके उसके आइसोमर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब दोनों ही आइसोमर्स अलग अलग हैं, आइडेंटिकल नहीं है। तो उस प्रोसेस को या उस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और वो दोनों कंपाउंड्स आपस में कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हमने डिवाइड किया है डबल बॉन्डेड सिस्टम में, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स में, साइक्लोएल्केन्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ट्राइफिनाइल सिस्टम, बाईसाइक्लो कंपाउंड। कुछ ये कुछ बड़ी बात नहीं है, बस देखो इसमें ज़्यादातर यूज तुम्हारा डबल बॉन्डेड सिस्टम का होता है। इसका सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स का थोड़ा सा होता है, या साइक्लोएल्केन्स, ये सब मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। बाईसाइक्लो कंपाउंड थोड़ा थोड़ा, तो इतना बड़ा कुछ टॉपिक नहीं है, इसको लाइटली लेना है, एक एक एग्जांपल में सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम पहला अपना देखते हैं डबल बॉन्डेड सिस्टम। मैंने तुमको बता ही दिया था कि डबल बॉन्ड जो होता है, ठीक, ये क्या है तुम्हारा, इस पर्टिकुलर जो इनका प्लेन है, मान लो इस वाले प्लेन को हम बाई एक्सिस लेते हैं, तो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम एक्स जेड प्लेन में होता है। ये बाई एक्सिस के अलोंग अगर CH3 है और हाइड्रोजन है, तो ये बाई जेड प्लेन में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड जो भी, एक सिग्मा एक पाई है ना, ये सिग्मा एक पाई है ना, ये सिग्मा है एंड ये पाई है, ठीक है। इसको मतलब तुम पाई को और अच्छे से अगर तुम बनाओगे तो ऐसा बनता है, ठीक। और ऐसा बॉन्ड होता है ये पाई, एंड दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड भी sp2 हाइब्रिडाइजर तो ऐसे बनते हैं, लाओ बनाई दो, ठीक है, कुछ ऐसे बनते हैं। तो इनको रोटेट करना आसान होता है सिग्मा बॉन्ड को, मतलब हो जाते हैं, बट पाई बॉन्ड रोटेट नहीं होते, तो उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहता है, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, आइसोमरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो वही सिंपल सी चीज है कि डबल बॉन्ड तुम्हारा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो कर रहा है, तो उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रहा है, इसलिए इसको हमने एक अलग तौर पे क्लासिफाई कर दिया है डबल बॉन्डेड सिस्टम, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब तुम देखो ये शो करेगा, इसमें क्या है,
ये एक कंपाउंड है और इसका अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाऊं तो क्या बनेगा, CH3, इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन लगा दूं और इधर CH3 लगा दूं, तो जो ये कंपाउंड A है एंड ये कंपाउंड B है, ये दोनों सेम नहीं है, ना ही इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये वाला जो कंपाउंड होगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। इसको देखें, देखो अब इसमें क्या है, अगर मैं मान लो H को ऊपर कर देता हूँ, Cl को नीचे कर देता हूँ, इधर CH3 एंड इधर CH3, ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है। अगर मैं इस एक्सेस के अक्रॉस इसको फ्लिप करूंगा तो ये जो बी वाला कंपाउंड है ये ए में कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दोनों ही सेम है, ठीक है। और सेम होने का रीजन क्या है ना, देखो सेम होने का रीजन क्या है, ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए एक रूल बताऊंगा, तो इसमें लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, ठीक है। इसका एक रूल क्या होता है, अगर तुम मान लो इसको ए, एक मिनट, छोटा ए लेते हैं, बड़ा ए हमने ले रखा है, ए बी सी एंड डी, इन चारों ग्रुप को ए बी सी डी ले लिया, तो जो ए होता है ना, ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड सी डज नॉट इक्वल टू डी। अगर ये कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई करेगी तो वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपना और एक क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें देखो भाई, तुम्हारी ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है, और ये वाली तुम्हारी है बाई एक्सिस एंड ये है तुम्हारी जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर तुम एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे देखो, ऊपर क्या CH3, नीचे क्या है हाइड्रोजन, दोनों ही अलग अलग है। मतलब अगर मैं इसको A लेता हूँ, इसको B लेता हूँ, और जो ये ऊपर का इतनी स्पेसी है ना, इसको हम बोलेंगे C, एंड जो नीचे वाला है पार्ट इसको हम बोलेंगे D। तो यहाँ तुम देखोगे A डज नॉट इक्वल टू B एंड C डज नॉट इक्वल टू D। तो इसमें क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। अब इस वाले में देखते हैं सिमिलर केस, भाई इसको एक्स एक्सिस के अलोंग काटो, काट दिया, ऊपर वाला जो है इसको ए ले लो, नीचे वाला क्या है इसको बी ले लो, एंड इसको ले लो सी, एंड इसको ले लो डी। तो क्या हो रहा है, ए डज नॉट इक्वल टू बी, देखो ए और बी अलग अलग है ना, एंड सी डज नॉट इक्वल टू डी। तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। आगे अपना नया वाला देखते हैं, इसमें क्या है, एक मिनट, इसमें अपना क्या है, फिर से इसको काट दो बीच से। अब तुम कहोगे देखो, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा डी है। यहाँ ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड सी डज नॉट इक्वल टू डी, लेकिन 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 तुम कहोगे सर ए इक्वल टू डी तो है एंड बी इक्वल टू सी तो है, लेकिन हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि ए डी के बराबर है या बी सी के बराबर है। हमको बस ये वाली कंडीशन देखनी है कि ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, सी डी के बराबर नहीं होना चाहिए, और ऐसे तुमको लेना है, मतलब ऐसे करके, इधर ए, इधर बी, इधर सी, इधर डी, इसको एरो ऐसे मार्क कर लो कि हमेशा इस सीक्वेंस में लेना है ए बी सी डी। और ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड सी डज नॉट इक्वल टू डी है तो हम बोलेंगे वो GI शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, ये हमने काट दिया एक्स अलोंग, ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, ये तुम्हारा C है और ये तुम्हारा D है। अब इसमें बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये तुम्हारा GI शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इसमें हम देखें
तो A डज नॉट इक्वल टू B है एंड C इक्वल टू D है। तो जब ये कंडीशन आ गई कि तुम्हारा C D के बराबर है तो ये GI शो नहीं करेगा, GI शो नहीं करेगा। ठीक है, तो देख लिया हमने ये कंपाउंड्स किस में GI शो करेगा किस में नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ तुमको, एक मिनट। अब फिर से हम अपनी एक्सेस पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और मान लो ये तुम्हारा जो डबल बॉन्ड है ना, एक मिनट, ये ऐसा ही बना देता हूँ। ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड है या मान लो पाई बॉन्ड है, ठीक है। और जो इससे अगर ये वाला पाई बॉन्ड तुम्हारा हम ले रहे हैं, ये बाई, ये एक्स ये जेड, ये वाला पाई बॉन्ड हम ले रहे हैं बाई जेड पोजीशन में। ठीक है, सॉरी बाई एक्स एक्सिस में, बाई एक्स प्लेन में, किसमें, वाई एक्स प्लेन में। मान लो हमने ये वाला पाई बॉन्ड ले लिया। अब अगला वाला जो पाई बॉन्ड होता है ना वो इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो वो इसके परपेंडिकुलर होता है तो वो कैसा हो जाएगा, ऐसे, ऐसे। ठीक, तो ये क्या हो गया, जेड एक्स प्लेन में हो गया ये वाला। ठीक है, अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए और जो अपने बॉन्ड्स होते हैं वो पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, जो साइड बॉन्ड्स होते हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये हाइड्रोजन, ये कौन से किसके अलॉन्ग होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये तुम्हारे जेड एक्स प्लेन में होंगे। लेकिन 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 जो ये वाले हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये बाई एक्सिस के अलॉन्ग होंगे एंड ये दोनों जेड एक्सिस के अलॉन्ग होंगे। ये जो हाइड्रोजन है ये जो क्लोरीन है ये दोनों जेड एक्सिस के अलॉन्ग होंगे एंड ये दोनों हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ये दोनों बाई एक्सिस के अलॉन्ग होंगे। तो सीन क्या है इसमें, तुम अगर इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखो, ठीक है, एक मिनट, तुम अगर इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखो तो ये हाइड्रोजन इधर है एंड ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन इधर है। इससे क्या है, इस हाइड्रोजन की डिस्टेंस एंड इस क्लोरीन की डिस्टेंस दोनों बराबर होगी, क्योंकि देखो ये कोई पेन है, ठीक है, ठीक, और अगला ये पेन है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब मान लो ये तुम्हारा हाइड्रोजन है और ये तुम्हारा, एक मिनट इनका कलर चेंज करके बताता हूँ। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, मान लो कि तुम्हारा ऐसा है कुछ तुम्हारा ये है रेड वाला हाइड्रोजन एंड ये ब्लू वाला हाइड्रोजन है, ये ब्लू वाला क्लोरीन है। तो रेड वाले हाइड्रोजन से ब्लू वाले हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की डिस्टेंस सेम रहेगी। ठीक है, अब अगर मैं इनका अगला आइसोमर बनाऊं जिसमें कि मैं इनको उल्टा कर दूं इनकी पोजीशन को, तो मैं कुछ ऐसा बना दूंगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ब्लू वाला क्लोरीन एंड ब्लू वाला हाइड्रोजन दोनों की डिस्टेंस अभी भी सेम है। तो जब दोनों की डिस्टेंस, मान लो ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन की डिस्टेंस हाइड्रोजन से सेम है, तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे ही नहीं, वो दोनों सेम कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, तो ये देख लो जब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आता है, मतलब दो या चार, इधर क्या है दो पाई बॉन्ड्स हैं, दो चार छ आठ, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर ऐसा हो जाए कि दो पाई बॉन्ड डाल दिया एक रिंग डाल दिया तो शो करेगा, मतलब रिंग विंग का भी हम आगे देखेंगे, अभी तक बस इतना रखो। अगर दो पाई बॉन्ड्स हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, या दो चार छः आठ दस जो भी इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अवेलेबल हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन वो पाई बॉन्ड्स क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक छोड़ के दो छोड़ के, ठीक है, तो कंटिन्यूस होना चाहिए तब हम बोल सकते हैं ये बात। तो ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दोनों की डिस्टेंस सेम है। अगर तुम इनकी डिस्टेंस चेंज भी कर दे, इनकी पोजीशन चेंज भी कर देते हो हाइड्रोजन और क्लोरीन की, ठीक है, इधर मान लो क्लोरीन ले आए इधर हाइड्रोजन ले आए, तो अभी भी इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये क्लोरीन हाइड्रोजन दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों की डिस्टेंस सेम है। अब देख लूँ मैं क्लोरीन से भी सेम ही सीन बन रहा है, क्लोरीन से भी सेम ही सीन बन रहा है, एक मिनट,
इस क्लोरीन की एंड इस हाइड्रोजन की डिस्टेंस सेम है, तो जो हम इसको घुमा के जो दूसरा आइसोमर बनाया है या दूसरा कंपाउंड बनाया है वो आइडेंटिकल है, और जब तक आइडेंटिकल है तब तक हम उसको आइसोमर बोल नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होगा। अब 3 वाला देखते हैं, ठीक है। इसका भी वही ग्राफ बनाते हैं, ठीक। इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड हम पहले ये वाला बनाते हैं, मान लो इसको पाई बॉन्ड 1 बोलते हैं, इसको 2 एंड इसको 3। तो पहले हम 1 वाला पाई बॉन्ड बना रहे हैं। एक मिनट, इसमें जेड एक्सिस तो रहेगी, मान लो ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स, ठीक। अब हम देखो क्या हो गया, ये बन गया तुम्हारा वाई एक्स प्लेन में हमने बना दिया ये वाला, ठीक है। पाइवॉन नंबर 1, अब पाइवॉन नंबर 2 बनाएंगे तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे बनेगा, ठीक। ये तुम्हारा किस प्लेन में बनेगा, जेड एक्स प्लेन में बनेगा, ठीक है। अब जो तीसरा पाइवॉन बनेगा, जो तीसरा पाइवॉन बनेगा वो इस पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो वो कैसा बनेगा, ऐसा। तो ये किस में बनेगा तुम्हारा, वाई एक्स प्लेन में। तो क्या हो गया, ये वाला जो 1 नंबर पाई बॉन्ड और 3 नंबर पाई बॉन्ड ये आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए। तो जो इनके जो बॉन्ड्स कनेक्टेड हैं, इनके जो बॉन्ड्स कनेक्टेड है, ये देखो तुम्हारा क्लोरीन है एंड ये देखो तुम्हारा हाइड्रोजन है, ये किस में है, तुम्हारे बाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग है। एंड ये तुम्हारा हाइड्रोजन है, ये तुम्हारा क्लोरीन है, ये भी जेड एक्सिस के अलोंग है। तो ये केस बन गया तुम्हारा सिंगल पाई बॉन्ड वाला। सिंगल पाई बॉन्ड में भी ऐसा ही होता था ना, कि ऐसे करके एक पाई बॉन्ड होता था एंड इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक क्लोरीन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक क्लोरीन। तो क्या होता था, ये बॉन्ड्स पैरेलल होते थे एक दूसरे के। तो अगर हम ऐसे केस में अगर चेंज करते हैं पोजीशन, तो क्या हो जाएगा, इधर क्लोरीन, ठीक, इधर हाइड्रोजन, इधर क्या है हाइड्रोजन एंड इधर क्लोरीन। तो अब क्या हुआ, देखो इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, ठीक है, इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये वाला हाइड्रोजन पास है एंड ये वाला क्लोरीन दूर है। अब इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इधर देखें तो ये क्लोरीन पास है एंड ये हाइड्रोजन दूर है। तो क्या हो रहा है, जो दूसरा कंपाउंड बना रहे हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल नहीं है। तो आइडेंटिकल नहीं है तो हम इनको बोल सकते हैं आइसोमर्स। और कौन से टाइप का आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो सिमिलर केस इधर है, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। तो सीन क्या है, अब तुम बोल सकते हो कि जो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, अगर कॉन्टिन्यूसली इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं तो जीआई शो नहीं करेगा। एंड अगर कंटिन्यूसली ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं तो वो जीआई शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर लगातार है तो वो जीआई शो नहीं करेगा, और ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स लगातार है तो शो करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले हमने क्या देखा था, स्टीरियो आइसोमर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मेटा रोटामर्स एंड तीसरा अपना था ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिस ट्रांस, ईजेड एंड सिनेंटी, ठीक है। तो देखते हैं पहले सिस ट्रांस क्या होता है। देखो सिस ट्रांस में होता क्या है, जो हमने पहले देखा था कि ये ए था, ये बी था, ये सी था एंड ये डी था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ए बी सी डी में से कोई भी दो सेम होते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं इसमें, या तो ए इसका सी के बराबर हो जाए या ए डी के बराबर हो जाए, और इधर भी और ही है, या तो ए बी तुम्हारा डी के बराबर हो जाए और बी तुम्हारा सी के बराबर हो जाए, ठीक है। इन चारों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन है तो हम उसको सिस ट्रांस में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या, ए और सी बराबर है तुम्हारे, ठीक है। तो अब इनके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे जो सेम वाले हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन, अगर ये हमारे जो
एक्सिस जो है डबल बॉन्ड को काट रही है, अगर उस एक्सिस के सेम साइड हैं तो हम उसको बोलेंगे सिस आइसोमर्स। अगर उस एक्सिस के ऑपोजिट साइड है, मान लो इधर ब्रोमीन है इधर ब्रोमीन है, तो हम बोलेंगे उसको ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, तो देख लिए सिस और ट्रांस क्या होते हैं। पहली चीज कि जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो कंडीशन लग रही थी, ए डज नॉट इक्वल टू बी, सी डज नॉट इक्वल टू डी, ये तो लगनी ही लगनी चाहिए। फिर हम देखेंगे कि ए या तो सी या डी के बराबर है या बी हमारा सी या डी के बराबर है, तो हम उसको सिस ट्रांस में क्लासीफाई कर पाएंगे। फिर हम देखेंगे कि उस जो डबल बॉन्ड को जो भी एक्सिस काट रही है, अगर वो दोनों जो सेम तुम्हारे एटम्स या सेम तुम्हारे मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, वो सेम साइड हैं उस पर्टिकुलर एक्सिस के, तो वो सिस आइसोमर्स हैं। अगर वो ऑपोजिट साइड हैं तो ट्रांस आइसोमर्स हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये वाला तुम देखो, इसमें पूछ रहा है विच टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें तुमको सिस या ट्रांस में से बताना है। ठीक है, नहीं नहीं मैंने ये बस पूछ रहा हूँ, किसी से ट्रांस में से बताना है। ठीक है, अब देखो ये तुमने क्या किया, डबल बॉन्ड को काटने वाली तुम्हारी रेखा बना दी। अब पहले हम क्या देखेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। पहले हम अपनी फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे कि ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड सी डज नॉट इक्वल टू डी है इधर। हाँ, ए और बी अलग अलग है, सी और डी अलग अलग है, तो हम बोलेंगे कि ये जी आई शो करेगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि ए बी या सी में से किसी के, ए सी या डी में से किसी के बराबर है, तो हम देखेंगे ए और डी बराबर हैं। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ ट्रांस में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो ए और डी हैं, ये जो एक्सेस हमारी डबल बॉन्ड को काट रही है उसके सेम साइड है, ऑपोजिट साइड है। तो ए और डी ऑपोजिट साइड है, ये इधर है, ये एक्सेस के इधर है, ऑपोजिट साइड है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांस ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं जो सिस ट्रांस में मतलब डिस्कस किया जाता है, दैट इज डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट की हेल्प से ही हम फाइंड आउट करते हैं रिलेटिव बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो इसमें डाइपोल मोमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो होता क्या है, जो ये ब्रोमीन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है ब्रोमीन और कार्बन की, तो चाहे तुम इधर मान लो चाहे तुम इधर मान लो। ठीक है, और इसमें अगर तुम देखो, एक मिनट, ये तो गलत बना है भाई, एक मिनट, एक मिनट। ये जो तुम्हारा होगा ना, इसमें ब्रोमीन 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 सेम है, ये तुम्हारा ब्रोमीन इधर होगा। ठीक है, और ये तुम्हारा इधर कुछ नहीं होगा। इसका कलर चेंज मैं करता हूँ। ठीक है, कलर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम देखेंगे ये तुम्हारा कुछ नहीं है। या मान लो ये तुम्हारा CH3 है, ये भी तुम्हारा CH3 है। ठीक है, अब तुम देखो इसमें क्या है, जितना डाइपोल मोमेंट मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ये ब्रोमीन अपनी साइड लगाएगा, उतना ही ब्रोमीन ये वाला अपनी साइड लगाएगा। ठीक है, एंड जितना ये तुम्हारा CH3 इधर लगाएगा, उतना ही CH3 इधर लगाएगा। ये भी CH3 है एंड ये भी CH3 है। ठीक, तो इसका हम वेक्टर क्वांटिटी की तरह देखते हैं, जो डाइपोल मोमेंट को वेक्टर क्वांटिटी की देखते हैं। तो क्या है, इधर मान लो इसका जो है उसको हम मानते हैं V1, इधर डाइपोल मोमेंट लगा रहा है तो इधर V1 आ जाएगा, इसके जस्ट ऑपोजिट में V1 इधर आ जाएगा। ठीक है, और अगर तुम देखो मान लो ये इधर V2 लगा रहा है, तो V2 इधर आ जाएगा एंड इसके जस्ट ऑपोजिट में V2 आ जाएगा। अब ये देखो ऑपोजिट है ना, वेक्टर वेक्टर ऑपोजिट होते हैं तो उनका सम क्या हो जाता है, 0। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0। ठीक है, जो इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को, क्या हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट, 0। ठीक है, सिस वाले। अब ट्रांस वाले में देखें, इधर हमारा क्या लग रहा है, V2 लग रहा है दोनों साइड, और इधर हमारा क्या लग रहा है, V1 लग रहा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की तरह देखूं, तो इधर V1, इधर V1, इधर V2 और इधर V2। तो जब ये V1 V2 लग रहे हैं एंड V1 डज नॉट इक्वल टू V2 है, तो इनका नेट मोमेंट जो होगा वो तुम्हारा 0 नहीं होगा, कुछ क्वांटिटी तो होगी, क्योंकि V1 माइनस V2 कुछ क्वांटिटी होगी।
तो मान लो मैं इधर कुछ लिख देता हूँ, ये v1 माइनस v2 है एंड इधर ये v1 माइनस v2 है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ तो होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट कुछ तो होगा, तो इसका मतलब ये तुम्हारा डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे डायपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब बॉइलिंग पॉइंट कैसे अफेक्ट करता है? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। तो इसका जो इसका जो हम देखेंगे डायपोल मोमेंट और कंपाउंड्स का कंपेयर करना भी, इसमें तुमने क्या देख लिया, जीरो नॉन जीरो। आगे हम और कंपाउंड्स देखेंगे, उनमें हम कंपेयर करना भी सीखेंगे कि दो कंपाउंड जिनका नॉन जीरो है उनमें भी किसका ज्यादा है किसका कम है, वो हम कंपेयर करना सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना देख लो कि ट्रांस वाले का नॉन जीरो होता है एंड सिस वाले का जीरो होता है, और तो तुम्हारा इसका ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, इसका ये नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव ही हम कंसिडर करते हैं। तो ये ज्यादा है तुम्हारा ट्रांस वाले का, तो ट्रांस वाले का ज्यादा है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस का मोर देन सिस, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। आगे देखते हैं, ये देखो इधर लिखा भी है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, ठीक है। अब हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर देख लिया तुमने सिस ट्रांस का, हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी सॉलिड से तुम जा रहे हो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, उसकी जो पैकिंग थी वो दूर दूर हो रही है, दूर दूर हो रही है ना। उनके इंट्रा जो वाइट्स वाइट्स हैं, इंट्रा मोलिकुलर वाइट्स, वो बढ़ रहे हैं। तो होता क्या है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपाउंड होता है वो डिपेंड्स करता है उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर या पैकिंग पे। अब सिस में अगर तुम पैकिंग देखो, सिस में क्या होता है, देखो सेम साइड होते हैं, मान लो ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर CH3 एंड इधर CH3, ठीक है। तो इसकी पैकिंग मान लो कुछ ऐसी है, CH3 बड़ा है ना हाइड्रोजन से, तो ये CH3 मान लो मैंने ले लिए, एंड ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन छोटे छोटे, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, CH3 ऑपोजिट में है, फिर ये हाइड्रोजन है, फिर ये CH3 है, और फिर इधर क्या है, CH3 है एंड ये हाइड्रोजन है, फिर ये CH3 है। तो इसकी पैकिंग कुछ ऐसे होती है, ठीक है। फिर ये तुम्हारा CH3 है, ये CH3 है, ये हाइड, तो इनकी पैकिंग कुछ ऐसी होती है। तो इन दोनों में से जो पैकिंग इफिशियंसी होती है, ये तुम उसमें पढ़ोगे, जो सॉलिड्स चैप्टर होता है ना फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसमें तुम पढ़ोगे पैकिंग इफिशियंसी। तो जो ट्रांस वाले की पैकिंग इफिशियंसी जो ट्रांस वाले की पैकिंग इफिशियंसी होती है वो सिस वाले से ज़्यादा होती है। इसका मतलब जिसकी पैकिंग इफिशियंसी ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। तो अगर हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो जाएगा, ट्रांस का ज़्यादा हो जाएगा सिस से, ठीक है। ये होगा तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। इसको याद रखना है भाई, मतलब ऐसे लाइटली मत लेना, याद रखना है दोनों, जो पीछे बताया था ये वाला ऑर्डर। एक मिनट, ये तुम्हारा ये सिस है यार एंड ये ट्रांस है, तभी तो मैं कहूँ। तो तुम्हारा सिस की ट्रांस से ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। ये इधर वही लिखा था देखो, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ सिस इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांस का सिस से ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, दैट इज EZ आइसोमर, ठीक है। इसमें पहली चीज हम देखते हैं, एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं CIP रूल या कॉन इनवॉल्व प्रीलोंग रूल। इस रूल में हम देखते हैं कि जो डबल बॉन्ड के साइड में बॉन्ड्स जुड़े हैं, जिनको हम साइड बॉन्ड्स बोल रहे हैं, जो हमारे ABCD हैं, ABCD, इनको हम प्रायोरिटी कैसे देते हैं, क्योंकि उसमें लास्ट टाइम सिस और ट्रांस वाले में क्या था, दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स सेम थे, तो हम उसके बेसिस पे सिस ट्रांस में क्लासिफाई कर रहे थे कि वो अगर जो पाई बॉन्ड को डिवाइडिंग एक्सिस है उसके सेम साइड है तो सिस, और अगेंस्ट हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं तो ट्रांस। अब इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे चारों ABCD चारों अलग हैं। जब चारों अलग हैं तो तुम कैसे उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैसे पहचान पाओगे किस टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है,
और उसको क्या नाम दिया गया है वो हम देखेंगे। देखो अब इसमें क्या होता है, पहला अपना रूल कहता है प्रायोरिटी हम ग्रुप्स को असाइन करते हैं, जो इस साइड में ABCD लगे हैं इनको हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं, ठीक है। और प्रायोरिटी कैसे असाइन करते हैं, मोर द एटॉमिक नंबर मोर इज द प्रायोरिटी। तो एटॉमिक नंबर या प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। अपना सेकंड रूल ये कहता है। थर्ड रूल क्या कहता है, इफ द एटॉमिक नंबर इज सेम, या हम बोलते हैं वो आइसोटोप्स हैं, तो हमारी जो प्रायोरिटी होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। तो मोर इज द एटॉमिक मास मीन्स मोर इज द प्रायोरिटी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। अपना एग्जाम्पल क्या कहता है इसमें, अगर हम इधर देखेंगे इसको 1 देंगे इसको 2 देंगे आइदर, और इसको 1 देंगे इसको 2 देंगे। ऐसा नहीं है कि इसको 1 2 3 4 ऐसा नहीं देंगे, ठीक है, 1 2 देंगे। इसमें हम देखेंगे मोर एटॉमिक नंबर किसका है, आयोडीन का हाइड्रोजन से एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो हम इसको 1 प्रायोरिटी देंगे एंड इसको 2 देंगे, ठीक है। और क्लोरीन ब्रोमीन में किसका ज्यादा है, इसमें ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन का कम है, ठीक है। अब हम वही सेम चीज करेंगे, इस डबल बॉन्ड को बीच से काटेंगे, ठीक है। तो अगर ए और ए एक दूसरे के सामने है, मतलब सेम साइड नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, 1 और 1, एक प्रायोरिटी वाले एक दूसरे के आमने सामने हैं, मतलब सेम साइड नहीं है, आमने सामने का मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम क्या बोलेंगे उसको ई आइसोमर्स। अगर इसमें देखें तो ये 1 है ये 2 है, ये 1 है ये 2 है, इस डबल बॉन्ड को काट दूं बीच से, तो ये क्या हो गया 1 1 सेम साइड हो गए, किसके, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में या डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये सेम साइड हो गया 1 एंड 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे जेड आइसोमर्स, ठीक है। चलो ई जेड तुम्हारी समझ में आ गया। अब इसमें देखो किस टाइप के हैं ये ई जेड, ठीक है। इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ठीक है, ब्रोमीन क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम होता है, ब्रोमीन का ज्यादा। बस इधर देख लो, दोनों का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें से तुम प्रायोरिटी किसको दोगे, इधर तो मैं अगर प्रायोरिटी दूंगा तो इसको 1 दे दूंगा, प्रायोरिटी इसको 2 दे दूंगा। लेकिन अगर मैं इधर देखूं दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रायोरिटी किसको दूंगा, ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम का मास ज्यादा होता है। तो हमने पहला रूल यही पढ़ा, जो तीसरा रूल था हमारा यही कह रहा था कि अगर एटॉमिक नंबर इज सेम इन द केस ऑफ आइसोटोप देन वी विल गिव प्रायोरिटी टू द नंबर टू द एटम हुज एटॉमिक मास इज मोर, ठीक है। तो एटॉमिक मास ड्यूटेरियम का ज्यादा, तो इसको हम 1 प्रायोरिटी देंगे एंड हाइड्रोजन को हम 2 प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब ये क्या है तुम्हारा, इस पर इस परपेंडिकुलर एक्सिस जो भी हमारी डबल बॉन्ड को काट रही है उसके रिस्पेक्ट में सेम साइड पे है, तो सेम साइड पे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको जेड या जूसामैन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड आइसोमर्स, ठीक है। अब हम इसमें देखें, इसमें वही है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है एंड ट्रिटियम का 1 है, लेकिन एटॉमिक मास ट्रिटियम का ज़्यादा है तो हम इसको प्रायोरिटी 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे। एंड इधर देखें तो इस ये जो ऑक्सीजन 18 वाला है तो इसको प्रायोरिटी 1 दे देंगे, ये ऑक्सीजन 16 वाला है। आइसोटोप्स होते हैं ना ऑक्सीजन के दो, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 18 होता है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ये वाला नेचर में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये 2 आइसोटोप्स हैं वही, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, इरेज कर दें, एक मिनट, है ना। तो इसको प्रायोरिटी 1 दे देंगे जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, एंड जिसका कम है उसको 2 दे देंगे। अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को काटने वाली एक रेखा खींचेंगे, उस रेखा के अगर हम हिसाब से देखें तो 1 और 1 एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, जब ऑपोजिट होते हैं तो ई होता है, ठीक है। और ई को क्या बोलते हैं, एंटी, एक मिनट, एंटीजन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे इजेड। अगले बढ़ते हैं, अगला और देखते हैं हम। अगला अगर हम देखें तो अपना रूल कहता है द एटॉमिक नंबर एंड, अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऑफ कनेक्टेड एटम इज सेम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी लुक फॉर द नेक्स्ट एटम्स कनेक्टेड। अगर हम इस केस में देखें सी डबल वन सी, इधर क्लोरीन इधर ब्रोमीन, वही ये 1 प्रायोरिटी पे हो गया 2 पे हो गया, लेकिन इधर अगर हम देखें तो ये सी है, इससे इधर फ्लोरीन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है। एंड ये जो सी है इससे इधर क्लोरीन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है एंड इधर हाइड्रोजन जुड़ा है। इसमें क्या करेंगे, देखो इससे जो इस वाले जो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इससे कनेक्टेड तुम्हारा कार्बन दोनों
इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर भी सेम है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इससे आगे वाले जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर देखते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो हम इस वाले ग्रुप को प्रायोरिटी दे देंगे 1 एंड इसको प्रायोरिटी दे देंगे 2। अब हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को काटने वाली रेखा खींचेंगे, इसके हिसाब से देखेंगे 1 एंड 1 सेम साइड है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, जेड आइसोमर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले को देखते हैं, इसमें क्या है, वही डबल बॉन्ड को काटने वाली रेखा खींच लो। और इसमें ये कार्बन है, ये दोनों कार्बन है, मतलब तो क्या तुम बोल दोगे कि सर यहाँ तो ए इक्वल टू बी हो गया? नहीं, ए इक्वल टू बी नहीं हुआ है, क्योंकि ये ऊपर का कंपाउंड और ये नीचे कंपाउंड दोनों अलग अलग, ऊपर वाले में सल्फर है, नीचे वाले में सल्फर नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें कार्बन कार्बन तक तो सेम है, इसके आगे बढ़े तो ये सल्फर है और इधर कार्बन है। सल्फर और कार्बन में सल्फर का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो हम ऊपर वाले को 1 प्रायोरिटी देंगे और नीचे वाले को 2 प्रायोरिटी देंगे। अब इसमें हम कार्बन से आगे बढ़े तो इधर ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है। ठीक है, ये वाला कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो इसको 1 प्रायोरिटी देंगे एंड इसको 2 प्रायोरिटी देंगे। तो 1 एंड 1 दोनों सेम साइड हैं, तो क्या हो जाएगा, जेड आइसोमर्स। ठीक है, अब हम देखें इसमें, इसमें तुम क्या कह सकते हो कि देखो, इसमें तुम सेम पिछला वाला सीन है, कार्बन के आगे क्या है, ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर क्या है, नाइट्रोजन एंड इधर क्या है, कार्बन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है कार्बन से, तो इधर हम 1 प्रायोरिटी देंगे, इधर इसको 1 प्रायोरिटी देंगे। 1 और 1 सामने है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ई आइसोमर्स। ठीक है, ई जेड क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना एक और रूल है, वी काउंट द एटम्स एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम अटैच्ड कार्बन एंड दैट एटम आर प्रेजेंट। ठीक है, जैसे इस केस में देखो, सी सी, अब ये क्या है, एच एच एंड ये क्या है, NH2। ठीक है, इधर क्या है, Br, और इधर क्या है तुम्हारा C ट्रिपल बॉन्ड N, एंड इधर क्या है, आयोडीन। देखो होता क्या है ना, पहले हम सबसे पहले पहला वाला ही एटम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहला वाला ही एटम देखते हैं, उसके आगे अगर दोनों सेम होते हैं तो आगे जाते हैं कंपेयर करने। अब इसके पहला एटम देखें तो ब्रोमीन के ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा है, तो हम इसको 1 प्रायोरिटी दे देंगे। इधर देखें तो आयोडीन का कार्बन से एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसको 1 प्रायोरिटी दे देंगे। लेकिन अगर सेम होता तो क्या करते, अगर सेम होता तो हम क्या करते, ये जो 3 बॉन्ड है ना नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, इनको हम 3 नाइट्रोजन जोड़ते, इनको हम 3 नाइट्रोजन जोड़ते। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनता, फिर हम देखते आगे बढ़ते तो नाइट्रोजन 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 तक सीनीरो कुछ अलग होता, लेकिन यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है, आयोडीन आयोडीन का ज़्यादा, तो हम यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, फिर क्या, 1 1 सेम साइड है, तो जेड आइसोमर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना ये वाला दिखा रहा है, रिंग कनेक्टेड हैज़ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन देन स्मॉलर रिंग विल बी हैविंग मोर प्रायोरिटी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलेगा और थोड़ा अटपटा रूल भी है। ठीक है, क्या कह रहा है, रिंग कनेक्टेड हैज ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर इस डबल बॉन्डेड सिस्टम से कनेक्टेड कोई रिंग है और उसमें केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन है, केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन है, तो जो स्मॉलर रिंग होगी उसको हम मोर प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो इस केस में ये थोड़ा डायग्राम गलत बना है, इसको कैसे देखोगे तुम, मान लो कार्बन है, इधर तुम मान लो ये तुम्हारा साइक्लोप्रोपीन लगा है, ये साइक्लोब्यूटेन लगा है, इधर मान लो तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन लगा है, एंड इधर तुम्हारा साइक्लो पेंटेन लगा है। ठीक है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। तो इसमें प्रायोरिटी किसको दोगे तुम, जिसकी रिंग छोटी होगी, 1 इसको, 2 इसको, इसमें क्या है, 1 इसको एंड 2 इसको, और ये रिंग ऐसे डबल बॉन्ड काटोगे तो 1 एंड 1 सेम साइड आ गया, तो ये जेड आइसोमर। ठीक है, तो इस रूल का कहना ये था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं सिन एंटी। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, सिस ट्रांस पढ़ लिया, ईजेड पढ़ लिया। अब हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का तीसरा एंड फाइनल टाइप है सिन एंटी, इसको पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें सिन एंटी देखते हैं। देखो सिन एंटी में क्या होता है, ये तुम्हारे बनते हैं अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब हम एल्कोक्साइम से कराते हैं, एल्कोक्साइम से नहीं कराते हैं। इसका नाम है
हाइड्रोक्साइल अमाइन, ठीक है। तो जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्साइल अमाइन से कराते हैं तो क्या होता है, ये जो पोर्शन होता है HHOO, ये पोर्शन पानी की तरह उड़ जाता है, मतलब निकल जाता है, ठीक है, उड़ता नहीं है, और रिएक्शन में रहता है जो भी है। तो कैसा कंपाउंड बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है, और इसको हम बोलते हैं एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम। अगर इधर हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा एल्डोक्साइम, अगर ये इधर कार्बन की चेन है कार्बन है तो ये हो जाएगा कीटोक्साइम। मतलब कार्बन जो कीटोन से अगर बनेगा तो कीटोक्साइम, और एल्डिहाइड से बनेगा तो एल्डोक्साइम, ठीक है। अब हम देखते हैं एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम में सिन एंटी कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो सिन इसमें बनते हैं एल्डोक्साइम में, अगर मान लो मेरा कुछ ऐसा बन रहा है R1 नाइट, एक मिनट, R1 कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर इधर हाइड्रोजन है और इधर तुम्हारा मान लो OH बन रहा है एंड इधर आ रहा है लोन पेयर, तो अगर OH एंड हाइड्रोजन, ये जो डबल बॉन्ड को काटने वाली रेखा है इसके दूसरी साइड है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे एंटी, ठीक है, क्या बोलेंगे, एंटी। और अगर तुम्हारा ये जो है इधर डबल बॉन्ड है, ठीक, और इधर तुम्हारा OH है, एक मिनट, और इधर तुम्हारा R1 है, इधर हाइड्रोजन, मतलब ये जो डबल बॉन्ड को काटने वाली रेखा है इसके सेम साइड है हाइड्रोजन और OH, तो हम इसको बोलेंगे सिन, ठीक है। तो तुमने देख लिया कि कैसे हम सिन और एंटी बोल रहे हैं। ये वाला क्या है तुम्हारा एंटी, एंड ये वाला क्या है तुम्हारा सिन। क्या हो रहा है, जो डबल बॉन्ड काटने वाली रेखा है उसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, अगर OH और हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड हैं तो क्या हो जाएगा एंटी, एंड हाइड्रोजन और OH सेम साइड है तो क्या हो जाएगा सिन, ठीक है। आगे देखते हैं कीटोक्साइम के केस में क्या होता है। कीटोक्साइम के केस में क्या होता है, ये जो हम बना रहे थे, इधर एक R1 रहता है, इधर एक R2 रहता है, एंड इधर नाइट्रोजन के लोन पेयर रहता है, एंड इधर OH रहता है, ठीक है। अगेन वही काटते हैं रेखा, लेकिन इसमें तुम सिन और एंटी दोनों नाम लिख सकते हो इसके, ऐसा नहीं है कि ये सिन है या एंटी है, बस नाम लिखने का तरीका अलग होगा, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, ये केस देख लो, इसमें क्या है OH के, अगर हम इसको ऐसे काटें डबल बॉन्ड को, ठीक है, तो क्या है OH और इथाइल सेम साइड है, OH और इथाइल सेम साइड है, मतलब ये क्या है तुम्हारा सिन है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, सिन, इथाइल, फिर अगला वाला मिथाइल, फिर कीटोक्साइन, मतलब सिन, फिर उसके बाद किसके साथ वो इथाइल में है, किसके साथ वो सिन में है, तो इथाइल के साथ ये OH तुम्हारा सिन में है। OH की इंपॉर्टेंस है दोनों ही केस में, एल्डोक्साइम हो चाहे कीटोक्साइम हो, ठीक है। तो तुम्हारा इथाइल के साथ सिन में है तो सिन इथाइल, फिर अगला कौन सा बचा, तो ये क्या बचा, मिथाइल और कीटोक्साइन, ठीक है। अब हम इसका ही नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, एंटी, OH के रिस्पेक्ट में मिथाइल एंटी पोजीशन पे है, तो क्या हो जाएगा एंटी मिथाइल, फिर इथाइल, कीटोक्साइन। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो ये तुम्हारा है नाइट्रोजन, ये तुम्हारा है डबल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर, ये है तुम्हारा OH, और इधर तुम्हारा लगा दिया हमने ब्यूटेन, मान लो C4H9 लगा दिया, और इधर तुम्हारा C3H7 लगा दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, अगर इसको काटो, ये दोनों सेम साइड है, सिन पोजीशन पे हैं, तो सिन के साथ अगर नाम लिखना चाहोगे तो तुम कुछ ऐसा लिखोगे, सिन किसके साथ में, प्रोपाइल, सिन प्रोपाइल, अगला कौन सा बचा, ब्यूटाइल, और क्या हो गया तुम्हारा कीटोक्साइन, ठीक है। अगर तुम एंटी के साथ नाम लिखना चाहोगे तो एंटी किसके साथ है, वो ब्यूटाइल के साथ, तो क्या लिखोगे, एंटी ब्यूटाइल, फिर कौन सा बचा, प्रोपाइल और कीटोक्साइन, ठीक है। तो कुछ ऐसे नाम लिखोगे, ठीक है, इस कंपाउंड का। तो देख लिए सिन और एंटी कैसे लिखते हैं अपन कीटोक्साइम के केस में, और हाइड जो तुम्हारा एल्डोक्साइम है, एल्डोक्साइम के केस में कुछ नहीं करते, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखते हैं, अगर ऑपोजिट साइड हैं तो एंटी, सेम साइड है तो सिन, ठीक है।
चलो यहाँ तक हमने देख लिया। तो अपना यही ये लेक्चर समाप्त होता है। तो इसमें क्या पढ़ लिया हमने, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पोर्शन पढ़ लिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड। उसके बाद हम रोटामर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तब तक अपना करते रहो प्रैक्टिस वगैरह, और मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।